नमस्कार इंडिया। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आज इस वीडियो में मैं अपनी DSSB से रिलेटेड जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ। कैसे मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अपना DSSB का एग्ज़ाम क्रैक किया, मैंने क्या बुक्स पढ़ी, मेरा क्या स्टडी टाइम टेबल होता था, क्या मैंने कोचिंग ली या मैंने बिना कोचिंग के पढ़ाई की और कितने टाइम में मैंने ये सीरियस प्रिपरेशन की और फिर मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ DSSB के अंदर। मैं इन सभी बातों के बारे में इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैंने अपना DSSB के एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। उससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर चुका था। मेरा KVS के अंदर PGT इंग्लिश पे भी सिलेक्शन हो चुका था उस टाइम पर। और फिर उसके बाद मेरा DSSB PRT में जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने DSSB PRT को चूज़ करा, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद स्टेट की जॉब है, ज़्यादा बेटर पे स्केल वगैरह मुझे लगा कि मुझे DSSB ज़्यादा बेटर देगा। और KVS ज्वाइन ना करने की वजह ये थी कि उसका जो ज्वाइनिंग थी वो बहुत दूर हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा 1800 किलोमीटर 1900 किलोमीटर डिस्टेंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे इस जॉब को करने के लिए। तो मैंने फाइनली DSSB PRT ज्वाइन कर लिया था। और मेरी जो पोस्टिंग हुई थी पहली वो दिल्ली में जमुना पार के पास हुई थी, मंडोली में। और मेरा मेन तैयारी का क्या क्राइटेरिया रहा था, और जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा है कौन सी बुक्स पढ़ी थी मैंने और मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करता था, आज इस पूरी वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा। और आप भी वो सारी चीज़ें अपना कर अपना DSSB का एग्ज़ाम 100% 2024 में क्वालिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने DSSB के अंदर ज्वाइन किया DSSB PRT में। ये बात है 2009 की, और 2009 में मैं ऑलरेडी KVS में सेलेक्ट हो चुका था, लेकिन DSSB PRT का भी रिज़ल्ट उसी टाइम पर आया तो मैंने DSSB PRT ज्वाइन किया। और मैंने स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जमुना पार, दिल्ली के अंदर जमुना पार एक एरिया है, वहाँ के एक MCD स्कूल के अंदर मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जो फीलिंग है, जो वो फर्स्ट डे वाली फीलिंग है, जो मतलब जिस दिन फर्स्ट डे आप जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कैंडिडेट से, मुझे आज भी वो मेमोरेबल डे याद है। और मैं आपको अगर सीरियसली बताऊं तो असली टीचर मैं उसी फर्स्ट डे ही बना था। उस फर्स्ट डे का मतलब उस दिन मैंने असलियत में टीचिंग का प्रोफेशन को इतना सीरियस प्रोफेशन के तौर पर देखा था, और वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। और उस दिन से लेकर के मुझे लगता है वो टीचर वाली सोल मेरे अंदर आज तक डेवलप जो हुई है वो उसी फर्स्ट डे की वजह से है। बच्चों से इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा था, जो को टीचर्स थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे उस टाइम पर। तो ओवरऑल टीचिंग की तरफ मेरा जो पैशन है, उसी जॉब से ही मेरा टीचिंग में पैशन जनरेट हुआ। और अब सबसे पहले मैंने तैयारी जो की थी वो 2 महीने की थी, ठीक है। उस टाइम पर एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी तैयारी करता रहता था, तो मुझे DSSB के लिए मैक्सिमम 2 मंथ्स ही मिले थे, और 2 मंथ्स में मैंने अच्छे से तैयारी करी। उस टाइम पर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग उस टाइम पर कोई होती नहीं थी। 1-2 कोचिंग सेंटर्स थे, वैसे कोई कोचिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे, क्योंकि कोचिंग में जाना एक टाइम वेस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल करके आप 10-15 किलोमीटर दूर अगर कोचिंग मिल भी जाती है तो आप वहाँ जाते हो, वहाँ 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहे हो, फिर ट्रैवल करके वापस आ रहे हो, तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम ख़त्म हो जाता था। तो इसलिए मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोचा ही नहीं, और ना ही कभी कोचिंग के बारे में कोई पर्सन उस टाइम पर सोचता भी था। उस टाइम पर सेल्फ स्टडी एक सबसे बड़ा वेपन होता था किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उस टाइम पर मैंने बुक्स की बात करें तो बहुत सारी बुक्स भी मैंने उस टाइम पर पढ़ी, और उस टाइम में मेरा एक मानना था, और उसको मानने की वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था। मानना ये था कि मैंने ये सोचा था कि मेरे 200 मार्क्स में अगर 200 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक बुक से आएगा तो मैं 200 बुक्स इकट्ठी कर लूँगा। और इकट्ठा मतलब कंटेंट इकट्ठा करने में बिलीव करता था। फिर क्या करता था, संडे बाज़ार चला गया, कभी बुक पब्लिशर के पास चला गया, मतलब हर कोई जहाँ पर बुक DSSB से रिलेटेड मिलनी चाहिए, मैं उनके पास जाने में मैंने अपना 1 मंथ वेस्ट किया, मैं मानूंगा। और एक तरीके से इन्वेस्ट भी मान सकता हूँ, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आया कि इतना कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उन सभी का रिफाइंड मैनर जब मैंने देखा तो सभी में एक ही बात निकल करके आ रही थी। तो मैं अगर मुश्किल से 10 बुक भी पढ़ लेता तो मेरे को वो 200 बुक की कमी पूरी हो जाती। 200 बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, वैसे 200 मैंने खरीदी नहीं थी, लेकिन मैंने 100-125 बुक्स एटलीस्ट खरीद ली थी। और तब तक मुझे समझ में आ चुका था कि वेस्ट है मेरा और भी बुक्स खरीदना। और फिर
उसका टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने बुक्स हटा दी। और फिर उसके बाद फाइनली मैंने जिन बुक्स की थोड़ी बहुत हेल्प मेरे को हो पाई उनके बारे में बताता हूँ। जैसे अरिहंत की रीजनिंग की एक बुक आती थी और आज भी वो बुक आती है, प्रैक्टिस बुक होती है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन दिए होते हैं, अलग अलग टॉपिक से भी होते हैं और वो किसी ना किसी एग्जाम पेपर में भी आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। एक उस बुक ने मेरे को रीजनिंग में काफ़ी बेस्ट किया, मतलब रीजनिंग में समझ लो मेरा एक भी नंबर नहीं कटता था। ग्रामर के लिए मैंने क्या करा, ग्रामर हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के ना व्याकरण की बुक्स होती हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश के अंदर प्राइवेट स्कूल्स की जो ग्रामर की अगर आप बुक देखोगे तो उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको और बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश है। मैंने वो रेफ़र कर लिया था उस टाइम पर। और उसके अलावा मुझे प्रैक्टिस के लिए अगर ज़रूरत पड़ती थी तो मैं प्रैक्टिस में जो DSSB के ऑलरेडी पेपर्स हो चुके थे उनकी प्रैक्टिस किया करता था। उनकी प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में 10 ईयर्स मिल जाते थे ईजिली, और उन 10 ईयर्स को लेकर के ही मैं प्रैक्टिस किया करता था। और प्रैक्टिस से मुझे लगता है कि मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि मैंने जब टाइम टेबल बनाया था तो टाइम टेबल मेरा एक मानना ये भी है कि आप अपने टाइम टेबल में ना, जैसे आपका पूरा डे है, पूरे डे में आप सुबह उठते हो उस टाइम भी पढ़ाई होनी चाहिए, आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो उसके बाद भी पढ़ाई होनी चाहिए, आप आफ्टरनून में होते हो तब भी पढ़ाई होनी चाहिए, इवनिंग में भी पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ आपको सिलेक्शन देकर जा रही है, जिससे आपको जॉब मिलेगी, अगर थ्रू आउट डे आप उसको अलग अलग फेजेस में, क्योंकि 1 घंटे इकट्ठे अगर हम पढ़ाई करते हैं 6-7 घंटे तो नहीं पॉसिबल है। एक टाइम पर अगर 2 घंटे भी कर लेते हैं, 1.5 घंटा भी कर लेते हैं तो हमारे लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। तो मैं पूरे दिन पढ़ाई करता था। पूरे दिन का मतलब ये नहीं कि मैं 24 आवर्स पढ़ाई करता था। पूरे दिन का मतलब ये है, सुबह 2 घंटा पढ़ लिए, फिर आफ्टरनून से मतलब 12 बजे से पहले 2 घंटा, फिर उसके बाद इवनिंग के 3-4 बजे के टाइम पर 2 घंटे पढ़ता था मैं। और फिर उसके बाद लेट नाइट जब सोने से पहले मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। और जब मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद जब नींद आती थी तो डायरेक्टली मेरे को वहीं से नींद आ जाती थी और मैं बुक्स के ऊपर ही सर रख करके सो जाता था, मतलब। और फिर जब सुबह उठता था तो वो बुक्स ही देख करके मेरी आंखें खुलती थी। तो दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि यार अभी ये वाला प्रैक्टिस लगानी है, अभी ये वाली चीज़ें कंटेंट पढ़ना है। और फिर धीरे धीरे करके मैंने क्या किया, मैंने ना कंटेंट को कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको और शॉर्ट किया और शॉर्ट किया और शॉर्ट किया कि जिससे मुझे एकदम क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। और प्रैक्टिस कंटिन्यू करता रहता, मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करता था। और धीरे 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 करके एग्जाम डे पर ऐसा हो गया था कि मैंने एक पेज में पूरे नोट्स खत्म कर दिए थे, पेपर 1 के और पेपर 2 के अलग अलग। एक पेज में, मतलब उसका पूरा समराइज वे था कि मुझे एक पॉइंट से याद आता था कि इसमें मैंने क्या पढ़ा था, इतना मैंने शॉर्ट कर दिया था। तो आप भी अपने नोट्स खुद से बनाएं, स्टार्टिंग से बनाते चलें। पहले थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे, फिर उसको शॉर्ट करें, फिर और शॉर्ट करें। ये आपके एक मतलब टर्निंग पॉइंट साबित हो जा सकता है आपके सिलेक्शन में। जब आप नोट्स को बनाते हैं, सबसे पहले लेंदी बनाइए, फिर शॉर्ट कीजिए, फिर शॉर्ट टेस्ट कीजिए, फिर इतना बिल्कुल समराइज वे में कर दीजिए कि 1-2 पेजेस से ज़्यादा के नोट्स ना बचे एग्जाम टाइम से 1 वीक पहले तक, ठीक है। और मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी के लिए मैंने बहुत सारी और भी बुक्स पढ़ी। और इसमें अगर मैं देखूं करंट अफेयर्स के लिए, मैं उस टाइम पर कंपटीशन के लिए आती थी प्रतियोगिता दर्पण में उस टाइम पे पढ़ा करता था, क्योंकि ज़्यादा कुछ कंपटीशन की मैगजीन्स इतनी मिलती नहीं थी। तो प्रतियोगिता दर्पण एक काफ़ी अच्छी मैगजीन मुझे लगती थी, तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा। और उस टाइम पर न्यूज़पेपर भी डेली मैंने लगवा लिया था, जिससे मेरे डेली न्यूज़ मैं देख सकूं, क्योंकि मैं टीवी से न्यूज़ देखने से बेटर है कि मैं न्यूज़पेपर में पढूं, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपकी चॉइस होती है कि आपको कौन सी खबर पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। उन्होंने काफ़ी मेरा जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा करा, मेरी करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छा बनाया। मैथ्स के लिए मैंने RS अग्रवाल की बुक आती है, काफ़ी अच्छा उनका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। वो आप एक बार रेफ़र करिए, आपको अभी भी मिल जाएंगी। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी इवन UPSC के भी जो मैथ्स वाला सेक्शन आता है CSET का, वो भी उससे क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मैथ्स में वो इस्तेमाल किया। और इसके अलावा मैंने पार्ट 2 की तैयारी, जैसे जो PRT वाला कैंडिडेट अगर मुझे इस वीडियो में देख रहा होगा, तो पार्ट 2 की मैंने जो तैयारी करी वो जनरली मैंने अपने कॉलेज टाइम के जो नोट्स थे, ठीक है, मैंने उनसे तैयारी करी। मतलब जो मुझे बुक्स मिली हुई थी, मैंने दिल्ली से डाइट की थी, तो उसमें मेरे को बुक्स जो मिली थी वो सारी बुक्स मैंने अच्छे से पढ़ी। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में JVT BEd की बुक्स मेरे को संडे बाज़ार से मिल गई थी,
तो संडे बाज़ार जो नई सड़क पे लगता है, हर संडे को लगता है, बुक्स मिल जाती हैं आपको, पुरानी बुक्स सारी वहाँ पर भरमार पड़ा रहता है। आप जाएँ तो दिल्ली में दरियागंज में लगता है ये। तो वहाँ से मैं बहुत सारी बुक्स उठा करके लाया था। तो उसमें CDP, साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी इतनी सुपर्ब लेवल की उसमें दी हुई थी। मैंने उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाए। वो सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये कंटेंट जो तैयार मैंने किया, इसमें टाइम वेस्ट होने की जगह टाइम इन्वेस्ट हुआ मेरा, क्योंकि जो नॉलेज और जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा उन बुक्स को पढ़कर, वो आज भी बरकरार है। मतलब वो कॉन्सेप्ट्स मुझे आज भी याद हैं जो मैंने उस टाइम पर पढ़े थे उन बुक्स में से। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। मैं किसी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में वो सारी बुक्स के नाम भी बता दूंगा आपको, अगर आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी वो बुक्स। ठीक है, तो आई होप मेरी इस पूरी जर्नी से आपने कुछ सीख ली होगी, और इसको सीख करके आप भी अपनी DSSB की जर्नी को कंप्लीट करके सिलेक्शन तक लेकर के जाएंगे। और उसके बाद मैंने जब ये ज्वाइनिंग कर ली थी, ज्वाइनिंग करने के 3 साल बाद मैंने फिर DSSB अपनी क्विट कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं उस टाइम पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी पढ़ाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं अपनी जॉब को भी सेटिस्फाई कर सकूं, या जॉब जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा था। और फिर अपने पैशन को, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पढ़ाने के पैशन को लेकर फिर मैंने 3 साल के बाद फुल फ्लेज स्टार्ट कर दिया अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पढ़ाना ऑफलाइन सेंटर के अंदर। और फिर मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, और बहुत सारे, मतलब क्विट करने के बाद मैं आपको बताऊं, ये मेरा बहुत अच्छा फ़ैसला होता है, क्योंकि उस टाइम में फैमिली ने भी सोचा कि नहीं यार इसने जॉब क्यों छोड़ दी, ये सारी चीज़। लेकिन मेरा सबसे अच्छा फ़ैसला क्यों? क्योंकि वहाँ मैं रहता तो मैं सिर्फ एक टीचर ही पढ़ा रहा होता बच्चों को, लेकिन अब मैं सिलेक्ट करा के, मैंने DSSB में बहुत सारे, उस टाइम से लेकर के अभी तक बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट कराया है, KVS में भी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट करा दिया ऑफलाइन सेंटर के अंदर। और उस टाइम पर कोचिंग में बच्चे जाते नहीं थे, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलता था कि अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं आपका सिलेक्शन करा कर ही भेजूँगा आपको वापस, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी रिसर्च से निकाली, मैंने इतनी सारी चीज़ें की, वो अगर मैं बच्चों को देता हूँ तो 100% उसमें सिलेक्शंस होने के चांसेस बनेंगे। और मुझे आज खुशी है कि मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड करके उनको अपनी जगह पर टीचर्स बना करके DSSB के स्कूल्स के अंदर भेज पाया और KVS के स्कूल में भेज पाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर DSSB से रिलेटेड अगर आपको लगे कि मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूँगा, जो DSSB का एग्ज़ाम आपका 2024 में क्रैक करने में ज़रूर हेल्प करेगी आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।